आज मैं मौजूद हूं आबाद हाउस में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। See where India has gone now. See where Bangladesh has gone now. See where other countries are going. कि हमने अपने छोटे फायदों के लिए बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिसकी आज वजह से आज हम वहाँ खड़े हैं जिसमें हमें भीख का कटोरा लेके $1-2 बिलियन लेने जाना पड़ता है। हमारे पास बेहतरीन फर्टाइल सॉइल है, हमारे पास बेहतरीन लोकेशन है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, हमारे पास दुनिया की गोल्ड माइंस हैं, हमारे पास कॉपर माइंस हैं, हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ ऑयल है, हमारे यहाँ कोल है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। हमारे यहाँ क्या नहीं है? शायद नहीं है तो विल नहीं है। हमारे पाकिस्तानी पिछले 5 साल में $22 बिलियन दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ईयर ऑनवर्ड्स चीफ ऑफ आर्मी फोकस्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड हैं, और मैं समझता हूँ इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को भी फोकस करवाना पड़ेगा और चॉइस नहीं देनी है। अगर मुल्क चलाना है, कंटिन्यूटी इन पॉलिसी ज़रूरी है, एंड हमें इकोनॉमिक एजेंडा पे सबको मुत्तफिक होना पड़ेगा। ठीक है। फॉर नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, इकोनॉमिक एजेंडा एक रहेगा। Beggars can't be choosers. Please understand that. We cannot be beggars. We will not like to be beggars anymore. We will put our sweat and blood to bring this country back to its feet. तो आपको लगता है कि हो जाएगा? मैं समझता हूँ विल हो तो क्यों नहीं हो सकता। आज मैं मौजूद हूं आबाद हाउस में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस में। अच्छा नाजरीन, आज हम बात करेंगे हसन बख्शी साहब से, जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं। ये दोबारा इलेक्ट हुए हैं, किसी वजह से इलेक्ट हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि जो सोसाइटी है, हमारा कराची, हमारा पाकिस्तान, इट वाज कॉल्ड द पेरिस ऑफ एशिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरे हिसाब से गड्ढाइस्तान बन गया है। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, और ऐसे गहरे गहरे गड्ढे हैं कि ना जाने कैसे। तो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बिल्डर्स के बारे में, और बहुत सारी बातें। आपने एंड तक लाजमी देखना है। बहुत पॉजिटिव आदमी है। लेट्स सी, लेट्स टॉक। हसन बख्शी साहब, चले आए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। हसन बख्शी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन बख्शी साहब, अभी इस वक्त आप माशाल्लाह से हर जगह छाए हुए, हर चैनल पे नज़र आ रहे हैं। आप डंपरों के खिलाफ भी बात कर रहे होते हैं, उसकी टाइमिंग के खिलाफ भी बात कर रहे होते हैं, और आवाम की आसानी के लिए बातें कर रहे होते हैं, चाहे रोड्स हों, चाहे बिल्डिंग्स हों। लेकिन सर, आबाद जो है वो है क्या असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। देखिए, मैं छाया हुआ वगैरह तो नहीं हूँ, अपने हिस्से का एफर्ट कर रहा हूँ ताकि इस शहर, इस सूबे और इस मुल्क में रहने वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान है। ये इस्टेब्लिश हुआ इन द ईयर 1972 में। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 52 ईयर्स ओल्ड, और इसमें तमाम पाकिस्तान के रेगुलेटेड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मेंबर्स हैं। अच्छा। यानी हमारी मेंबरशिप कराची से लेके खैबर तक है। इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। वी हैव गॉट अ हेड ऑफिस इन कराची, then we have got a regional office, sub-regional office in Hyderabad for interior sin. We have got a regional office in the Lahore, which looks after the Punjab. Then we have a Gwadar chapter, और जो बलूचिस्तान और गवादर को देखता है। और इसी तरह we are on way to establish an office in Islamabad. ठीक। इसका जो सिस्टम है, एक चेयरमैन होता है जो पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन होता है, उसके नीचे एक सीनियर वाइस चेयरमैन होता है, वो भी पूरे पाकिस्तान का होता है। देन एक वाइस चेयरमैन होता है, वो भी पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होता है। अच्छा। फिर रीजन्स हैं, एक सदर्न रीजन जिसमें सिंध और बलूचिस्तान है, उसका एक रीजनल चेयरमैन होता है, और उसके नीचे सब रीजन है, जैसे मैंने आपको कहा हैदराबाद और इंटीरियर सिंध। इसी तरह एक नॉर्दर्न रीजन है जिसमें KPK और हमारा पंजाब आता है, अपसाइड के एरिया है, उसका भी एक नॉर्दर्न एरिया का चेयरमैन है।
सिंध में हमारी मेजॉरिटी मेंबरशिप है। उसका रीज़न ये है कि सिंध में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने मैंडेटरी कर दिया कि पब्लिक सेल प्रोजेक्ट जो भी बनाएगा उसको आबाद की मेंबरशिप होना लाजमी है। अच्छा। सो उस वजह से ये है। और पब्लिक सेल प्रोजेक्ट वो है जो पब्लिक में बिकता है और जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा यूनिट हो। सो यहाँ क्वांटम मेंबरशिप का ज़्यादा है। ठीक। और यही हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हो जाए, ताकि एक अम्ब्रेला के नीचे तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स शामिल हो जाएं। डेटा आ जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, हमारे पास डेटा आ जाए कि कितने लोग ये काम लीगल कर रहे हैं, कितने स्क्वायर फुट ये काम लीगल हो रहा है, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं, उनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी में। ठीक है। अच्छा, इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आवाम को ये फ़ायदा है कि बहुत एक हमारे यहाँ से कंप्लेंट्स हैं और उसको हमारे सीनियर मेंबर्स हेड करते हैं। आवाम की किसी भी बिल्डर या डेवलपर्स के ख़िलाफ़ कंप्लेन हो तो वो सेल सुनता है। अच्छा। और उसको मुमकिन कोशिश करता है कि 3 से 6 महीने में रिजॉल्व करे। 80% रिज़ल्ट है उसमें कि वो कंप्लेन इन फेवर ऑफ अलॉटीज रिजॉल्व कर दी जाती है विदिन 3 to 6 मंथ विदाउट एनी कॉस्ट। सिर्फ 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगता है। सो लोगों का टाइम भी बचता है लिटिगेशन का, लोगों की मुश्किलों का भी आसानियाँ होती हैं, और एक किस्म का कैरेट एंड स्टिक हमारे बिल्डर एंड डेवलपर के ऊपर भी होता है। क्योंकि देखिए, तमाम ये जो उसमें मेंबर्स हैं वो आबाद के सीनियर मेंबर्स हैं, तो एक प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, और वो कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है। और वो कंप्लेन किस तरह से होती है? देखिए, वो कंप्लेन ऐसा होता है, कभी बिल्डर एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, कभी वो कहता है कि उसने बेवजह मेरा कैंसिलेशन कर दिया है, कभी वो कहता है कि मैं अपना रिफ़ंड चाहता हूँ, रिफ़ंड नहीं हो रहा है। सो इस किस्म की कुछ कंप्लेन ऐसी भी आती हैं जो नहीं बनती हैं, उसको भी हम हैंडल करते हैं। हाउएवर जो जेन्युइन कंप्लेन होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर रेजोल्यूशन अलॉटी के फेवर में करें, क्योंकि अलॉटी का एक मकान होता है, हमारे बिल्डर के एक हज़ार मकान आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो किस तरह से कंप्लेन करेंगे? मतलब कोई कॉल नंबर है, कोई ईमेल है? वो ईमेल पे कर सकते हैं। अच्छा। फॉर्म अपलोड करके डायरेक्ट वहाँ जमा करा दें, उनको आने की भी ज़रूरत वेबसाइट नहीं पे है। है। वेबसाइट पे है, उनको बुला लिया जाएगा आबाद हाउस, उस बिल्डर को भी बुला लिया जाएगा। पहले उनसे रिटर्न रिमार्क्स मांगे जाएंगे बिल्डर से कि ये आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख के दें। जब वो देता है तो फिर हम वो जिस कंप्लेनेंट को शेयर करते हैं, फिर दोनों पार्टियों को बुलाते हैं और फिर दोनों की बात सुनते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर इसका प्रोसीजर है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता था हमें, बट इस वक्त पाकिस्तान, स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो ये गड्ढा स्थान बना हुआ है। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा है, और ऑब्वियसली जिस तरह से आपका आबाद है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है, ये भी डैमेज हो रही होगी। आप लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10-15 साल से 20 साल से वो ध्यान कराची पे नहीं दिया गया जो उसका राइटफुल राइट बनता था। और अगर वो ध्यान दिया जाता तो आज पाकिस्तान के शायद एक्सपोर्ट के नंबर्स अलग होते, आज पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ अलग होता, आज पाकिस्तान का जीडीपी अलग होता, आज पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम अलग होता। अच्छा। इन हालात की वजह से पिछले 15-20 साल में, 25 साल में बहुत सारा ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन हुआ है, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड हमारा यहाँ से बाहर गया, बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफ़र हुआ है। और अब तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियलिस्ट भी जा रहे हैं और प्रोफेशनल्स तो पहले से जा रहे थे। सो हमने ये तमाम पॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से भी उठाए। हमने ये तमाम उसी मीटिंग के तसलसल में हमारी मीटिंग हुई बिलावल साहब से, बिलावल जरदारी साहब से, उनसे भी हमने ये तमाम पॉइंट्स उठाए, जिसके नतीजे में एक चीफ मिनिस्टर ने बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसकी हर 14 दिन में मीटिंग होगी। ये माइंड यू ये पिछले 10-15-20 साल में नहीं हुआ था, और उसमें तमाम बिजनेसमैन को इंडक्ट किया गया है, तमाम एसोसिएशन के लीडर्स को इंडक्ट किया गया है, और वहाँ पर तमाम सिंध की जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट भी शामिल है, और वहाँ पर इम्पेडिमेंट्स डिस्कस किए जाते हैं और उसको रिमूव किया जाता है। और उसके नीचे उन्होंने एक सब कमिटीज़ बनाई हैं जो वीकली मीटिंग कंडक्ट कर रही हैं। सो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा, जनरल आसिम मुनीर साहब के नीचे है SIFC। आज कल हमारी इस्लामाबाद में SIFC से मीटिंग है। अच्छा। और मकसद यही है कि इस मुल्क को चलाना है, सो इस मुल्क की इकॉनमी को चलाना है। इस मुल्क की इकॉनमी को चलना है तो कराची को चलना है। ठीक है। कराची को चलना है
तो जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो दूर करना है। पर एक बात जो पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स, उनका भले पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, जिसमें मैं कहूँ कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स, हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, वो ये समझती हैं और इस पॉइंट पे क्लियर हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का रिवाइवल मस्ट है। अच्छा, और जो भी इसके दरमियान इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करेगा, वी विल टेक केयर ऑफ देम। अच्छा, यानी कि इतने सीरियस इतने सीरियस हैं। ओके, और जो इसको फैसिलिटेट करेगा, सो वील फैसिलिटेट देम एज वेल। सो डायरेक्शन इज क्लियर नाउ। हम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि ये डायरेक्शन सेट हो गया है मुल्क में, सो भी इसका फ़ायदा उठाएं, मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएं, मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करें। यकीनन उससे रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही। तो ये सब कहने के लिए तो बहुत आसान और बहुत अल्फाज हैं, बट ये छोटी बात नहीं है। देखें, एक रेड टेपिज्म, एक माफ़ करना करप्शन, एक ऐसी चीज़ें इस मुल्क में आ गई हैं, जॉब्स मेरिट पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इशू है, एनर्जी की बहुत कॉस्ट हाई है। तो ये सब बहुत बड़ा रिजॉल्व चाहिए। और मैं चीफ साहब को हमेशा कहता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी साहब को, कि एक दिन में, एक हफ्ते, एक साल में नहीं होगा, मुस्तकिल हैमरिंग चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से हो और चाहे वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो। ये मुस्तकिल हैमरिंग होगी। पहले पाकिस्तानी इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे, उसके बाद उनको देखा देखी या उनको फॉरेन इन्वेस्टर खुद लेके आएंगे, और जब वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक। अच्छा सर, आप जैसा आप बोलें कि पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट करेंगे, तो पाकिस्तानी खुद कैसे इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि अब तो फाइलर, नॉन फाइलर, एलिजिबल फाइलर, ये वाला भी जो चक्कर जो शुरू हो गया, इसको किस तरह से, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं है? देखिए, हम तो इसमें बहुत क्लियर हैं। हमने FBI को भी कहा कि ये दुनिया में कहीं फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदता है उसको ख़रीदने दें, मकान ख़रीदता है ख़रीदने दें, और उसके बाद जैसे ही वो ट्रांसफ़र करता है आपके पास सारा डेटा आ जाता है। उस डेटा से डेटा माइनिंग करें, उसको नोटिस भेजें कि भाई ये पैसे कहाँ से आए आपके पास, आप ज़रा बता दें। सो वो आपको खुद जवाब देगा। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें इन्वेस्टमेंट करने से, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कारोबार करने से। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं। मेरा नॉन फाइलर पेरिस में शैंज़ेलीज़े में प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, मेरा नॉन फाइलर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में ख़रीद सकता है, मेरा नॉन फाइलर दुबई में पाम में ख़रीद सकता है, मेरा नॉन फाइलर लंदन में मेफेयर में ख़रीद सकता है, मेरा नॉन फाइलर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ख़रीद सकता। तो ये बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स से ये गलतियाँ हुई हैं, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन गलतियों को दूर करें। दूसरी साइड का ओपिनियन ये है कि नहीं जी, IMF प्रोग्राम में हैं हम, और IMF प्रोग्राम इजाज़त नहीं देता। IMF ये नहीं कहता है कि, वो कहता है कि आप फाइलर बढ़ाओ, टैक्स बेस ब्रॉड करो, वो कहता है आप टैक्स बढ़ाओ। टैक्स मकसद रेट नहीं बढ़ाओ, कलेक्शन बढ़ाओ। ठीक है, हम भी उससे मुत्तफिक हैं। जैसे ही वो प्रॉपर्टी खरीदता है आप ऑटोमेटिकली फाइलर बना दो उसको। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, ट्रांजैक्शन करेगा तो टैक्स आएगा ना। अगर मैं ट्रांजैक्शन ही नहीं करूँगा, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे ट्रांजैक्शन करूँगा, टैक्स नहीं आएगा। कुछ हमारे यहाँ ऐसे हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। ठीक। Unfortunately, we are fighting out with them, and this tomorrow one of our meeting with SIFC chief is for that as well, कि सर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं इदारों में, उनको ये समझाएं हम कर क्या रहे हैं। हम 1.5 घंटे दूर दुबई के हालात दिख रहे हैं, और वो दुबई बना रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन से। हम ये नहीं कहते फाइलों का बिजनेस हो, हम फाइलों के फाइल ले दे। हम कहते हैं एक बिल्डिंग 2000 गज पे बनती है तो उस पर 2.5 अरब रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, जिसमें वो फैक्ट्रीज जो बनाती हैं वो पाकिस्तानी, मजदूर काम करने वाला पाकिस्तानी, इंजीनियर पाकिस्तानी, बनाने वाला पाकिस्तानी, और सबसे बड़ी बात ख़रीदार भी पाकिस्तानी। नॉट ओनली पाकिस्तानी, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी डॉलर में पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में कि वो अपने घर या अपने चाहने वालों के लिए एक छत ले लें। सो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमने पॉजिटिवली इनकैश करना चाहिए। हमारे यहाँ बाहर जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी है वो 9 से 10 मिलियन है। यूरोप के कहीं मुल्कों की पूरी पॉपुलेशन 9 मिलियन नहीं है। सो इतना बड़ा हमारे पास गोल्ड माइन है, हमारे पास बेहतरीन फर्टाइल सॉइल है, हमारे पास बेहतरीन लोकेशन है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है,
हमारे पास दुनिया की गोल्ड माइंस हैं, हमारे पास कॉपर माइंस हैं, हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ ऑयल है, हमारे यहाँ कोल है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। हमारे यहाँ क्या नहीं है? शायद नहीं है तो विल नहीं है, शायद नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। सो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि अब हमारे जो बड़े डिसीजन मेकर हैं, दे शुड नाउ इंश्योर के आइदर जो लोग बैठे हुए आर विद पाकिस्तान और दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है। कोई बीच का रास्ता नहीं कोई होगा, ग्रे एरिया नहीं। कोई ग्रे एरिया नहीं। सही। We want to do it, we want to improve it, we want to reach where other nations have reached. See where India has gone now. See where Bangladesh has gone now. See where other countries are going. कोरिया आपके सामने है। सबको हमारे साथ ही पार्टीशन वो मिला है ना, बल्कि बांग्लादेश तो गॉट इट आफ्टर 20 years. So अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये हमारी अपनी गलती है। और मैं किसी और को क्यों, मैं अपने आप को भी कसूरवार ठहराता हूँ कि हमने अपने छोटे फ़ायदों के लिए बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिसकी आज वजह से आज हम वहाँ खड़े हैं जिसमें हमें भीख का कटोरा लेके 1-2 बिलियन डॉलर लेने जाना पड़ता है। और हमारे पाकिस्तानी पिछले 5 साल में 22 बिलियन डॉलर दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। इनकी फ्लाइट कैपिटल इतना बढ़ चुका है। कितनी शर्म की बात है ये। एंड जो भी इस 5-7 साल में पावर में रहा है, 5 साल में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसको किस तरह से हम यूटर्न कर सकते हैं? कोई पॉलिसीज हैं आपके पास? देखिए, हम एक तो कोर्सिव मेजर्स हैं। मैं नहीं समझता कोर्सिव मेजर्स काम करेंगे। यू हैव टू गिव अ पॉलिसी एज गुड एज दे हैव गिवन और बेटर देन देम। देखें, ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये ग्लोबल विलेज है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक स्टोर में जा रहे हैं, सामने वहाँ से आप 1000 रुपये की चीज़ ले रहे हैं, वो 1000 रुपये की चीज़ पे आपसे ले रहा है 4% टैक्स, और साथ वाला स्टोर वही चीज़ क्वालिटी भी हल्की दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इशू भी है, वहाँ के बाहर आएंगे तो लुट जाएंगे, चीज़ भी नकली हो सकती है, वो आपको एक 1200 की दे रहा है और बोला 36% टैक्स। तो इट डज नॉट मेक सेंस किसी सूरत में। आप या तो अपनी इकॉनमी इतनी मजबूत करें, आपको तो ये जो पाकिस्तानी पैसा ले जा रहे हैं बाहर, पाकिस्तानी एक बिल्डर भी बाहर जा रहा है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। दिस इज़ ब्लीडिंग पाकिस्तान, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हु आर पिछले 3 साल में उन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए, इतना ओवर डॉक्यूमेंटेड कर दिया कि लोगों ने बोला यार कैसा कारोबार करें क्यों। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी पैसों से लूँ, कब्जा खाली करवाने जाता हूँ तो कोर्ट 40 साल लगाते हैं। 40 साल लगाते हैं। आपके सामने एक भाई खड़े हैं, इनका प्लॉट कब्जा हुआ है। सो क्यों करेगा आदमी? रुपए की पैरिटी फिक्स नहीं है, पर 100% 2021-22 में डिवैल्यूएशन हो गया, 140 से 320 का डॉलर हो गया। कहाँ खड़ा है आदमी यार, कहाँ खड़ा है बताइए ना। सो चलें, जो गुजर गया उसको छोड़ दें। हम कहते हैं ईयर ऑनवर्ड्स चीफ ऑफ आर्मी फोकस्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड हैं, और मैं समझता हूँ इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को भी फोकस करवाना पड़ेगा और चॉइस नहीं देनी अब, अगर मुल्क चलाना है। देखिए, नहीं तो फिर चलते रहें, मांगते रहें। अभी एक IMF का प्रोग्राम चल रहा है, फिर वापस चले जाएंगे। हमारा नाम गैरतमंद नेशन से निकल के ये IMF के बेगर्स के उसमें जमा हो जाएगा। क्यों हम चाहेंगे ऐसा? वी विल पुट आवर स्वेट एंड ब्लड टू ब्रिंग दिस कंट्री बैक टू इट्स फीट। तो आपको लगता है कि हो जाएगा? मैं समझता हूँ विल हो तो क्यों नहीं हो सकता। आपको मैंने बताया ना, 130 बिलियन डॉलर लोन है पाकिस्तान का। अमेरिका में एक कॉरपोरेशन का 300 बिलियन लोन है, 300 बिलियन डॉलर। चाइना में एक बिल्डर फेल हुआ, कोलैप्स हुआ, 335 बिलियन डॉलर उसका लोन था। सो वी विद सो मेनी रिसोर्सेज कांट डू इट। हमारे पास 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज ब्राजील एंड थर्ड इज अस, पाकिस्तान। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। यस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, कंटिन्यूटी इन पॉलिसी ज़रूरी है, एंड हमें इकोनॉमिक एजेंडा पे सबको मुत्तफिक होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स। कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, इकोनॉमिक एजेंडा एक रहेगा, और गोल ये रहेगा कि पाकिस्तान को ये सब IMF के प्रोग्राम से और ये जो फॉरेन ग्रिप में पाकिस्तान आया हुआ है, इसको निकालना है। ठीक। और सब ने इसमें रोल प्ले करना है, whoever it may be। उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। और देखें, इसके लिए अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चूँकि मैं उनका नाम इसलिए लेता हूँ कि वो आज पावरफुल आदमी है ना पाकिस्तान में, उनको भी हर 15 दिन में भी मिलना पड़े ना बिजनेसमैन को। महीना नहीं कहा मैंने,
15 दिन। इतनी अर्जेंसी होनी चाहिए, हम सब के पेट में इतना फायर होना चाहिए कि वी हैव टू इंश्योर दैट वी टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वी कैन नॉट बी बेगर्स. वी विल नॉट लाइक टू बी बेगर्स एनी मोर एंड वी कैन कम आउट. जब हम दुबई में काम कर सकते हैं, हम यूके में काम कर सकते हैं, हम यूएस में काम कर सकते हैं, हम लंदन में काम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? ठीक। व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? ये आप बाहर से आए, आपको पता है कि बाहर में एक आम आदमी लाइफ कैसे एंजॉय करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको 5-10% वो डाउन करता है और बाकी उसको फाइनेंसिंग मिल जाती है और उसके जो रीपेमेंट होती है वो इतनी होती है जितनी उस यूनिट का किराया है. बिल्कुल सही बात। तो यहाँ भी कर दें. उसको फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, यहाँ भी कर दें. क्यों नहीं करते? हम करना पड़ेगा. कब तक हम मतलब आप बोलोगे 5 करोड़ का फ्लैट है तो 5 करोड़ कैश लाओ, कहाँ से लाएगा? फिर आदमी तो स्टील ही करेगा ना यार. सही बात। या अपने अब्बा से उधार लेगा या उसके इनहेरिटेंस से लाएगा, कोई भाई से, दोस्त से, इससे उससे लेगा. फिर आप उसको कहोगे सब डॉक्यूमेंट्स करके लाए. हम खुद चोर बना रहे हैं सबको कि 5 करोड़ कैश ला या 3 करोड़ कैश लाओ तो ही मकान ले सकते हो. भाई गवर्नमेंट कहाँ है? वेयर इज द गवर्नमेंट? वाई डजंट द गवर्नमेंट हेल्प द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान फॉर बाइंग हिज हाउस, फॉर हिज एजुकेशन, फॉर हिज हेल्थ, फॉर हिज अदर, फॉर हिज ट्रांसपोर्ट? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना. दुनिया में गवर्नमेंट करती है, हम कोई अजूबा काम करने जा रहे हैं क्या? सही बात है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी जरा बताएं कि अभी जिस तरह से मैं यहाँ पे आया हूँ, जब भी मैं आ रहा होता हूँ तो नई से नई बिल्डिंगें बन रही होती हैं. कुछ नए डेवलपर्स होते हैं, कुछ पुराने डेवलपर्स होते हैं, तो इसको किस तरह से चेक एंड बैलेंस आप लोग रखते हैं कि जो डेवलपर्स हैं उनकी भी कोई वेटिंग होती होगी, उनकी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती होगी या उनकी नहीं होती? नहीं, देखिए बात यह है कि हमारा जो भी मेंबर है ना, मैं एडवाइस देता हूँ उन लोगों को जो खरीदना चाहते हैं ठीक है। कि भाईजान आप 20 लाख की गाड़ी भी खरीदते हैं ना तो एक्साइज में चेक कराते हैं. डेंटर पेंटर को 1000-2000 रुपये देते हैं कि इसका बॉडी सही है, ओरिजिनल है या नहीं. तो आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ज़रा वो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें कि उसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है तो टाइम पे किया है, टाइम पे किया तो क्या लोगों को एस्केलेशन दिया है कि नहीं, तो और क्या उसका अप्रूवल है कि नहीं. नहीं तो आप बाद में ईमेल कर दीजिए कि ये प्रोजेक्ट में मैं लेने जा रहा हूँ, क्या ये आपका मेंबर है, क्या इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल है, सेल एनओसी है, कितने अपार्टमेंट्स हैं इसमें. हम जवाब दे देंगे आपको, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है. पर अगर लोग ड्यू डिलिजेंस ही नहीं करना चाहें और उनको अगर 1 करोड़ की चीज़ 50 लाख में मिल जाए और वो डिलीवर ही नहीं हो रही, उनको डिलीवरी नहीं हो, हाँ. तो हम उसको क्या करें? जब तक वो कहते हैं ना वो लालची आदमी जिंदा है तो फ्रॉडी अपना काम करता सही रहेगा. बात है। सो ड्यू डिलिजेंस हैव टू कम फ्रॉम द पीपल. ठीक है। देखिए हमने पिछली मीटिंग में अपने 7 मेंबर्स को सस्पेंड किया अच्छा। इन वन मीटिंग. ओके। in one meeting, and before that we have rusticated around 20 members. And इसमें वही शिकायत ये थी कि वो डिलीवरी नहीं दे रहे थे. अपने प्रोजेक्ट्स 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, डिलीवरी नहीं दे रहे थे, ना जवाब दे रहे थे. तो what choice, other choice we had, we suspended them कि भाई आप करो, लोगों के मसाइल हल करो, तब हम आपकी मेंबरशिप को रिवाइव करेंगे. अच्छा, लेकिन अगर उनकी मेंबरशिप रिवाइव नहीं होगी तो उनको नुकसान होगा? देखिए उसकी मेंबरशिप रिवाइव नहीं होगी तो वो सिंध में उस नाम से दोबारा काम नहीं कर सकता. ओके। अच्छा। He cannot work in this province with that name. Yes, वो किसी XYZ के नाम से बेनामी काम कर सकता है, बट अब जो बिल्डर की है ना, गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज खाली प्लॉट पे माल बिकता है, एडवांस पेमेंट आती है. सो कहने का मकसद है वो डैमेज तो होगा. बिल्कुल डैमेज. ठीक है। अच्छा सर, अनरजिस्टर्ड कोई है बिल्डिंग्स या अनरजिस्टर्ड बिल्डिंग्स नहीं होती? क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. मैं समझता हूँ जितना लोग रजिस्टर्ड काम कर रहे हैं ना, से 5 to 7 times इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बिल्डिंगें बन रही हैं. 40-40 गज पे 10-10 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं. क्रिमिनल एलिमेंट शामिल हो गया है, वो यूनिट माफिया है. वहाँ ना कोई इंजीनियर होता है, ना वहाँ कोई सुपरवाइज़र होता है, ना कोई कंसल्टेंट होता है, ना ये देखा जाता है कि सीमेंट डला है, रेती दली है प्रॉपर, क्यूरिंग हुई है कि नहीं, स्टील डला है कि नहीं, कोई नहीं होता. पैकेज दिया जाता है, यानी अगर 6 आप वो फ्लैट बना रहे हैं तो 1.5 करोड़ का पैकेज होता है. आप 4 महीने में बिल्डिंग बनाओ, लोगों को हैंड ओवर करो और निकल जाओ. ना वो कोई टैक्स में कंट्रीब्यूशन करता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में करता है, ना कोई क्वालिटी में. लोगों की ना सिर्फ लाइफ डेंजर में, अगर खुदा ना खास्ता 7 रेक्टर स्केल के बाद का कोई ज़लज़ला आया इस शहर में तो अल्लाह ना करे यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलेगी आपको लाश उठाने के लिए, मलबे का ढेर होगा. क्योंकि वो क्रिमिनल लोग
ये काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी फाइल पे 14 सिग्नेचर होती है अप्रूवल की, उस पर किसी की साइन नहीं होती। किसी की भी साइन नहीं है तो किसी को पता ही नहीं है। पता है, सबको पता है, सब दूसरी तरफ देख रहे हैं। यानी आप पुलिस वाले हैं, सामने कोई छिन रहा है, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। सो दिस इज हाउ दिस माफिया, यूनिट माफिया वर्क्स। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई मतलब इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है? हाउसिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट तो है मिनिस्ट्री का। देखिए, अथॉरिटी तो बिल्डिंग कंट्रोल की है, ठीक है, अथॉरिटी कंटोनमेंट बोर्ड की है, अथॉरिटी केएमसी की है। पर जिस शहर में इतना पैसा इन्वॉल्व हो जाए, इतना क्रिमिनल इन्वॉल्व हो जाए, और उनकी पकड़ दकड़ भी नहीं हो, वो V8 में भी घूमता हो, उसके पीछे 4, 6, 8 गार्ड भी घूमते हो, तो क्या पकड़ेंगे आप? वो 1.5 लाख का 1.25 लाख तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम साल में 90 ट्रिप दुबई के भी कर रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल का या कंटोनमेंट का या दूसरे इदारे का। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर नैब को चाहिए ना कि इनके सबके पासपोर्ट मंगाएं और पूछें, भाई तेरा बच्चा कहाँ पढ़ता है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, ये कैसे 90 ट्रिप कर सकता है यार? ठीक। इसका मकसद इनके कोई एसिड पैसिड है ना सबके बाहर। हर आदमी रिटायर होता है और पाकिस्तान से बाहर चले जाता है। यहाँ तो मेरे ख्याल में हम कारोबारी लोग रह गए हैं, हमारे वालिदैन दफन है, शायद हम हो जाएंगे, बट जो हालात हैं वो तो ऐसे ही हैं। जो ब्यूरोक्रेसी से बेशतर लोग मैं देखता हूँ रिटायर्ड, पहले ही उनके पास कैनेडियन नेशनलिटी होती है या यूएस नेशनलिटी होती है, दे मूव आउट। अच्छा सर, गवर्नमेंट ने अभी तक 40 साल या 40 इयर्स प्लस हो गए हैं, केडीए हो गया, सॉरी नॉट केडीए, एमडीए और एलडीए अभी तक अलॉट नहीं किया, यानी कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को अभी तक नहीं मिला। इस पे आप लोग क्या कोई काम कर रहे हैं? आपकी रिसर्च अच्छी है। देखिए, एमडीए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, 63 टाउन, 4 लाख अलॉटीज़ हैं, जिसमें गवर्नमेंट के इन इदारों ने तकरीबन पेमेंट ले चुके हैं, किसी से 20 साल पहले, किसी से 30 साल पहले और किसी से 30-35 साल पहले। आज तक उनको कब्जा नहीं दिया, आज तक कब्जा नहीं दिया। ये प्लॉट उस वक्त बेचे गए थे 10-15 हज़ार रुपए के, ये गरीब लोगों ने लिए थे, मुतवसत तबके ने लिए थे, ख़वातीन ने अपने जेवरात बेच के लिए थे। और हुआ हो ये रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप नहीं हुआ, वहाँ के सेक्टर्स पे वहाँ के अफसरान ने कब्जे करवा दिए, वहाँ के सेक्टर्स पे वहाँ के अफसरान ने कब्जे करवा दिए। कुछ दिन पहले चेयरमैन नैब आए थे और चेयरमैन नैब को मैंने ये दरख्वास्त की। सो उन्होंने कहा कि गिव मी एन एप्लीकेशन विथ एविडेंस, आई एम गोइंग टू टेक अ सुओ मोटो नोटिस ऑन इट, एंड इंशाल्लाह आबाद एज एन responsible citizen of this country is going to file this complaint with all evidence। वो 4 लाख लोग मीन्स एक हमारे एवरेज जो है 5.5, एक घर 5.5 लोगों पे है हाउस होल्ड। सो 22 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक, 22 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं। इसमें तो कोई मतलब, इट्स एन ओपन एंड शट केस। इनके जो पिछले 15 साल में 20 साल से 25 साल से एमडी हुए हैं, सबको उठा के बंद करें और पूछें क्यों नहीं हुआ ये। ठीक। देखिए, इसमें फिर हमारे बिल्डर्स को भी बहाना मिलता है कि सर उन्होंने, एमडीए ने, वहाँ हमारे प्राइवेट स्कीम्स भी हैं कि एमडीए ने डेवलप नहीं किया है इसलिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर मजबूरी में उनको भी करना पड़ेगा। तो देखिए, आम आदमी कितना सफ़र करेगा, गरीब आदमी कितना सफ़र करेगा। सो मैं समझता हूँ उसमें बहुत क्लैरिटी है, आबाद की बहुत क्लैरिटी है। कम वॉट में, हु एवर इट मे बी, विदाउट फियर और फेवर वी आर गोइंग टू टेक एक्शन। ठीक है सर, अब 5 साल में आप पाकिस्तान को कहाँ देखें? स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें, क्योंकि गड्ढे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मसले मसाइल हैं हमारे पास, इसको 5 साल में आप कहाँ देखें? देखिए, मैं इसका पोटेंशियल तो इतना देखता हूँ कि मैं दुनिया घूमता हूँ और जाता हूँ आता हूँ, मुझे एज गुड एज एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड लगता है अगर इसको उसके पोटेंशियल पे काम किया करने दिया जाए। बट अब सवाल ये कि पिछले 15 साल से क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, सिटी तो यही थी, लोग भी यही थे, फिर क्यों नहीं किया, करने दिया गया? सो मेरे ख्याल में ये कराची की एक बदकिस्मती है, कराची की ओनरशिप नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट में इलेक्ट होके आते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक इंटीरियर सिंध से होता है। इससे पहले जो पार्टी इलेक्ट होके आई MQM, कई सालों से वो इलेक्ट होते आए थे, आई थिंक दे डिड नॉट प्ले द रोल द वे दे शुड हैव। ठीक। उसके बाद एक टेन्योर PTI का आया,
पीटीआई में भी हम खान साहब को कहते रहे कि कराची में आपने ज़्यादा आना है, कराची में ज़्यादा टाइम देना है, वो भी नहीं हो सका। क्योंकि जो मैं देखता हूँ जो सेंट्रल की लीडरशिप है ना, उनका माइंडसेट ये है कि अगर पंजाब से आपने वोट ले लिए सो यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर और यू कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। हाउएवर मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अगर देखिए इस शहर में 22 लाख या 28 लाख मकानों का शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है। सो हाउ बिग इज दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ बिग इज दिस चैलेंज एंड इन टर्न हाउ बिग इज दिस अपॉर्चुनिटी। इस वक्त हमारी जो अलाइड इंडस्ट्री है, इसमें सीमेंट है, स्टील है, टाइल है, एल्युमिनियम है, वायर है, यू नेम इट, वुड है, वो 30 से 50% कैपेसिटी पे चल रही है। द मोमेंट आप हाउसिंग बढ़ाते हैं तो ये 80% कैपेसिटी पे चलेगी। सो आपका रेवेन्यू 1.5 to 2 ट्रिलियन बढ़ जाएगा एनुअली। ट्रिलियन एम्प्लॉयमेंट आपकी 2 से 2.5 मिलियन बढ़ जाएगी। ठीक, एक आम आदमी को घर मिलेगा। और ये घर बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं। तो ये घर में पड़ा है सब, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हमें इदारों में से करप्शन ख़त्म करनी है। हमने बिल्डर को एक लाइन सेट करनी कि भाई आपने काम करना है कानून के हिसाब से, वायलेशन नहीं होगा, टाइम पे डिलीवरी होगी। और हमें लैंड का ऑक्शन करना है। लैंड का ऑक्शन होगा तो क्लियर टाइटल ऑफ लैंड मिलेगा, प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। और हमें अपने बायर को इनेबल करना है, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंसिंग दे दो। यही चीज़ है ना, हमें टैक्सेशन ग्लोबली कम्पिटिटिव बनानी है। व्हाट एल्स वी वांट, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी 1 रुपी। जो लैंड 100,000 रुपये में अलॉट होता है, मैं कहता हूँ उसको 1 लाख में ऑक्शन कर दें यार। अच्छा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा ना, गवर्नमेंट कराए, उससे हेल्थ कार्ड बनाए, गवर्नमेंट उससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे। ऑक्शन नहीं होता है। 1947 से कानून ये है कि 120 गज से ऊपर का लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑक्शन करना है कमर्शियल। कमाल देखिए कि एक पीस ऑफ लैंड ऑक्शन नहीं हुआ, एक कमा, इससे बड़ी कोई और कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि शायद कहीं हम भी बेनिफिशियरी हैं। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, हर फोरम पे बोल रहा हूँ ना। बट ठीक है, जो हो गया उसको पास्ट इज पास्ट, वी कैन नॉट गो बैक। आज तो लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट ले लें। हाँ, आज तो ले लेना। और दिस इज ऑल्सो फिट केस टू बी टेकन टू नैब, बिकॉज कानून एक लिखा हुआ है, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। और कितना एक्सपेक्टेड होगा रेवेन्यू अगर इन्होंने ऑक्शन करने शुरू कर अगर दिए? इन्होंने ऑक्शन करना शुरू किए, पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हुआ है, 6 प्लॉटों पे 30 बिलियन पे, 6 प्लॉटों पे 30 बिलियन। सो वी कैन इजीली फेच 500 बिलियन पर एनम, 500 बिलियन per annum, which is approximately around 1.8 to 2 billion dollars, which the government can do miracles with that, अगर वो चाहे। जो कि कुछ भी नहीं करना है इनको इस वक्त। कुछ नहीं, जो लैंड मतलब फेवरेट लोगों को अलॉट हो रहे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर रहा है, वो खत्म करके ऑक्शन करें। जिसको लेना है वो ऑक्शन पे लेगा। बैंक भी मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाएगा, वो भी टाइटल से, क्योंकि अब ये तो जब प्लॉट में लेता हूँ तो पता लगता है 1960 में कोई एंट्री इसमें 2 नंबर थी। तो आई एम स्टक अप, काम रुक गया, अलॉटी का काम रुक गया, समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज ऑल नॉनसेंस, नोवेयर इन द वर्ल्ड इट हैपेंस। रजिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो है वो रजिस्टर हो, और जो रजिस्टर हो उसकी जिम्मेदारी उसकी हो। ठीक, दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता जो दिखता है वो मिरर का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो दिखता है वही है, और जो हो रहा है उसकी इनकी जिम्मेदारी है। ठीक, ठीक। यार तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी 3rd जनरेशन है बिजनेस में, इसमें। अच्छा, 3rd जनरेशन। मैं मतलब मेरे वालिद थे 2nd और 3rd आएगी अभी। सो मेरे बेटे को लंदन अमेरिका में काम करना कंस्ट्रक्शन का आसान है, कराची में नहीं है। मैं 4 बार ओहदेदार रहा हूँ आबाद का, 2 बार चेयरमैन रहा हूँ, 1 बार सीनियर वाइस चेयरमैन, 1 बार रीजनल चेयरमैन। यहाँ इतना इन्होंने एक वेब बना दिया, वेब। ऐसा थोड़ी चलता है यार। अब बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं वो तो जानते हैं ब्लैक या वाइट, दे डोंट बिलीव इन ग्रे एरियाज। सही बात है। सो इफ दे डोंट बिलीव इन ग्रे एरियाज, हाउ आर दे सपोज्ड टू वर्क हियर? सो द रीजन दे आर नॉट कमिंग हियर। फिर वो लाजमी सी बात है, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। बल्कि उनके माँ बाप भी कह रहे हैं, कराची के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं बच्चों को बाहर ही रहो। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ना, 1.5 फुट के गड़े हैं, हर कोने में मोबाइल छिन रहा है। चले, मोबाइल छिन सकता है तो न्यूयॉर्क में भी छिनता होगा। अगर कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हो ना।
कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो। एक दिन ये नहीं, इससे पहले वाले प्रेसिडेंट साहब ने मुझे बुलाया, उससे भी पहले वाले, उनका इंतकाल हो गया अभी। उन्होंने कहा कि देखें कितनी हम तरक्की कर रहे हैं, कि पहले फ़र्ज़ करें 2 मिलियन बाइक थी, अब 4 हो गई। मैंने कहा सर तरक्की कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मतलब है ही नहीं, दुनिया में कहीं है अच्छी मुल्कों में इतनी बाइक्स? कहीं नहीं। ना कोई वो कोई सर्कुलर रेलवे है, ना कोई प्रॉपर बस का, कुछ भी नहीं है। तो लोग करेंगे क्या? मजबूरी है, वो गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं। जितनी भी अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से लेते हैं। हसन बख्शी साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त। वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, पाकिस्तान को दिया, अपने बिल्डर्स को दिया, क्लाइंट्स को दिया, आवाम को दिया। और आपसे मिलके पॉजिटिव वाइब्स बहुत आई हैं। बहुत कम लोग मिल रहे हैं जो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मायूस हैं, लेकिन आप इस मायूसी को भी ओवरकम करके बोल रहे हैं कि 5 साल के अंदर इंशाल्लाह अगर पोटेंशियल का काम कर दिया तो हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें एक बात और ऐड करूं। मैंने आपको ये कहा कि बाय एनी मीन्स, बाय आवर ब्लड और स्वेट, वी नीड टू चेंज दिस नाउ। भले कुछ किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम करना है, कम वॉट में, एंड वी विल डू इट। एंड इंशाल्लाह ताला तमाम इदारे भी हमको सपोर्ट करेंगे और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप भी सपोर्ट करेगी। वी ऑल ऑफ अस डोंट हैव अ चॉइस नाउ। ठीक, इससे पहले पब्लिक मारे, वन वे स्ट्रीट है अभी। हाँ, वरना तो यकीन मुझे माने ये पब्लिक गाड़ियों से उतार के मारेगी। ठीक, वो दिन दूर नहीं है। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था आज का हमारा एपिसोड आबाद हाउस में हसन बख्शी साहब जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं, उनके साथ। अच्छा नाज़रीन, आज सीखने को वही है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे शोज़ में सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ जो हेडलाइन है ओनरशिप की। अच्छा, हम ओनरशिप नहीं लेते हैं, हम खुद बहैसियत एज अ सिटीज़न खुद करप्ट हैं और इस करप्शन का कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। अच्छा, हसन बख्शी साहब की अगर आप बातें सुने और एज अ पर्सनैलिटी, मैंने ऑफ कैमरा इनसे मैं मिला हूँ, इनकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, इनका जो मिजाज है वो बहुत बेहतरीन है और देख के खुशी होती है कि एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। इनसे ये भी सीखने को मिलता है कि नाजरीन, जो भी आप डेवलपर से प्लॉट लेंगे, अपार्टमेंट लेंगे, जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप पहले उसको वेट करें, ड्यू डिलिजेंस लाजमी रखें। यानी कि उसके आप पास्ट हिस्ट्री को चेक करें, उसमें क्या क्या काम किया उसको चेक करें। और अगर ये चेक नहीं कर सकते तो एक आबाद को ईमेल कर दें या एक लेटर बना के भेज दें आप इनको पोस्ट से, या इनके पास आके इनसे पूछ लें, ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी है कि कब्ज़ा माफिया बहुत बढ़ सा गया है, ये लोग उसको कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात एक और है, वो ये है, वो सुन के खुशी ये हुई है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब एक तरफ हो गए हैं और वन डायरेक्शन के अंदर काम करें। फोकस है, डेडिकेशन है, पैशन है कि पाकिस्तान को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और जो दूसरे लोग हैं, जो ग्रे वाले लोग हैं, उनको ये लोग निकालने की कोशिश करें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी signing off.